Bismillahirrahmanirrahim. I am Nazir Ahmed Shiroji from UPS Naribal Bahar. Dear students, आज मैंने जो लेसन चूज़ किया है, जो चैप्टर चूज़ किया है, वो है क्लास 8th, सब्जेक्ट सोशल साइंस, पोर्शन हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2 of the textbook, from trade to territory. प्यारे बच्चों, लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ टेरिटरी के बारे में। टेरिटरी किसको कहते हैं? एक्चुअली टेरिटरी इज वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम सोशियोलॉजी वर्ड. इट मीन्स पीस ऑफ लैंड. जमीन के किसी भी हिस्से को हम टेरिटरी कहते हैं. अब मैं डायरेक्ट टॉपिक पर आऊंगा. ये जो टॉपिक है ये रिलेटेड, इसमें दो कंपोनेंट्स है, एक नवाब ऑफ बंगाल्स और दूसरा कंपोनेंट ईस्ट इंडियन कंपनी. प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा होगा क्लास 7th में हिस्ट्री चैप्टर 3 में पढ़ा आपने. उसमें आपने मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ा होगा. जो मुगल डायनेस्टी है ये सबसे बड़ी डायनेस्टी जिन्होंने हिंदुस्तान पर काफी सालों से हुक्मरानी की थी. और इसमें आज हम जो हमारा टॉपिक है औरंगजेब के बारे में. ये जो औरंगजेब है ये मुगल डायनेस्टी का 7वां बादशाह था, रूलर था, 7वां रूलर था. औरंगजेब जो इसकी जो ये पीरियड है 1698 से लेकर 1707 तक. इसके मरने के बाद जो बहुत बड़ा खला पैदा हुआ है ईस्ट इंडियन कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के दरमियान. Aurangzeb was the last of the powerful Mughal ruler. He established control over a very large part of the territory that is now known as India. He was dead in 1707. After his death, Mughal emperor was weakened. Lot of European trading companies emerging on Indian scenario. These companies belonged to Dutch, Portuguese, French and the British. औरंगजेब के मरने के बाद 1707 इसमें जब 1707 इसमें जब उसकी मौत वाक़या हुई तो उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज ने बहुत सारे दावे किए हैं कि हम अपना ट्रेड हिंदुस्तान में एक्सपेंड करने की पूरी कोशिश करेंगे. ये जो यूरोपियन कंट्रीज आए हैं यहाँ, इनमें से डच भी आए हैं, डच जिसको हम डेनमार्क कहते हैं, पुर्तगीज इसको हम पुर्तगाल कहते हैं, फ्रांस एंड ब्रिटिश. इन के दरमियान आपस में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है. तो इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंपनीज wanted to establish monopoly over Indian trade. ये जो कंपनियां यहाँ यूरोप से आई है, इन्होंने क्या किया, इन हर किसी कंपनी ने ये साबित करने की कोशिश की कि हम हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करने की कोशिश करेंगे. इसको हम मोनोपोली कहते हैं. मोनोपोली मीन्स इजारादारी. इजारादारी मीन्स कि हर कोई ये चाहता कि यूरोपियन कंट्री में से हर कोई ये चाहता कि ज्यादा से ज्यादा जो भी हिंदुस्तान में पैदा हो रहा था उस वक्त प्रोडक्ट्स यानी स्पाइसेस, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे. क्योंकि इसके पीछे पे एक बहुत बड़ा मकसद है. ये जो यूरोपियन कंट्रीज है, ये जो भी चीज़ जो भी प्रोडक्ट ये हिंदुस्तान से हासिल करते थे, मगर क्या करते थे, वो ये प्रोडक्ट सिर्फ यहाँ हिंदुस्तान में लो रेट पर हासिल करते हैं और इन्हीं प्रोडक्ट्स को ले जाकर यूरोप में हाई प्राइस पर बेच देते हैं. तो इसलिए इनके दरमियान एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ था. इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए क्या हुआ, आफ्टर दिस कॉन्फ्लिक्ट इन 1600 द ईस्ट इंडियन कंपनी acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth. With this charter, the East Indian Company could venture across the ocean looking for new lands
from which is could buy goods at a cheap rate and carry them back to Europe to sell at higher rate. बिल्कुल ये जो मसला पैदा हुआ, इसके लिए यूरोप यानी इंग्लैंड की जो वजीर आजम थी उसका नाम है क्वीन एलिजाबेथ बादशाह किंग, उसने फिर इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए एक चार्टर लिखकर भेजा है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा चार्टर किसको कहते हैं। चार्टर एक स्टेटमेंट को कहते हैं, एक रिटन स्टेटमेंट को कहते हैं, जिसको हम उर्दू में मसवदा कहते हैं। यह स्टेटमेंट तैयार हुआ था, लिखकर भेजा है इंग्लैंड से क्वीन एलिजाबेथ ने। और इसमें क्या लिखा, इसमें लिखा है कि ये जो कंपनियां है, जो यूरोपियन कंपनियां हिंदुस्तान में ट्रेड करने के लिए आते थे, इनमें से सबसे ज्यादा हक सिर्फ ईस्ट इंडियन कंपनी को ही मिला था, क्योंकि ईस्ट इंडियन कंपनी ही एक ऐसी कंपनी है जिसको ये हक मिला कि वही कंपनी हिंदुस्तान में ट्रेडिंग लैंड्स को बेचेंगे, और जो भी प्रोडक्ट यहाँ उस वक्त ये उगाया जाता था, उसमें से सबसे ज्यादा हक, सबसे ज्यादा मोनोपोली जो है वो ईस्ट इंडियन कंपनी को ही मिला इस चार्टर में। अब मैं आपको यहाँ एक और बात आपके नॉलेज में ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान में उस वक्त ज़्यादा उगाए जाते थे। बहुत सारे प्रोडक्ट्स, मैं आपको 2-3 प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा। कौन कौन सा प्रोडक्ट हिंदुस्तान में बनता। द प्रॉब्लम्स वाज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन द बाइंग द सेम थिंग्स, क्योंकि जो कंपनियां यूरोप से यहाँ हिंदुस्तान में बिजनेस करने के लिए, इनके पीछे सिर्फ एक ही, ये समझो कि ये एक ही मकसद के लिए यूरोप से यहाँ आते थे, एक ही मकसद, ओनली फॉर वन पर्पस। वो क्या है? वो है ट्रेडिंग। ये सिर्फ यहाँ ट्रेड करने के लिए आते थे, और कोई काम नहीं है, सिर्फ ट्रेड करने के लिए। इसीलिए हिंदुस्तान को इन्होंने ऑक्यूपाई किया, इस पर कब्जा किया, इसीलिए कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिस मुल्क में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स आप क्या कह सकते हैं, जिसको हम पैदावार कहते हैं, उगाया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे इनका एक ही मकसद है। तो इस मकसद के लिए क्या हुआ? द प्रॉब्लम्स वाज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन द बाइंग द सेम थिंग्स। ये जो प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान में उगाए जाते थे या तैयार किए जाते थे, ये जो कंपनियां यहाँ आते थे, ये हर कोई कंपनी, यानी डच वाले भी, पुर्तगीज भी, फ्रेंच वाले भी और ब्रिटिश वाले भी, ये एक ही चीज, एक ही प्रोडक्ट्स जो हिंदुस्तान में पैदा होते हैं, इन्हीं को हासिल। ये तो समझो कि ये जो कंपनीज आते थे, ये हिंदुस्तान में इन्हीं चीजों को, यानी कि कौन कौन सा चीज? पेपर, क्लॉथ, कॉर्डिमम, सेनिमम एंड सिलिक, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हिंदुस्तान में उस वक्त तैयार किए जाते थे। ये सेम प्रोडक्ट्स, ये सारे के सारे मुल्क, सारे जो यूरोप कंट्रीज है, ये इन्हीं प्रोडक्टों को हासिल करते हैं। यानी कि डच भी कॉर्डिमम लेना चाहते, पुर्तगीज भी यही हासिल करना चाहते, तो फ्रेंच भी और ब्रिटिश भी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ इन प्रोडक्ट्स के बारे में। ये प्रोडक्ट्स है क्या, किसको कहते हैं? सबसे पहले पेपर। पेपर को हम पिसी हुई, ये जो इसको हम कहते हैं ये मिर्च, काली मिर्च, ये यूज होता है एज स्पाइसेस। इसके बाद क्लॉथ, लौंग, ये भी एक स्पाइसेस है। कॉर्डिमम, कॉर्डिमम काइंड ऑफ स्पाइसेस। कॉर्डिमम किसको कहते हैं? कॉर्डिमम भी एक स्पाइसेस है, इसको हम इलायची कहते हैं। मैंने सुना, जरूर स्टूडेंट्स आप लोगों ने भी सुना होगा इलायची के बारे में। इसको इलायची कहते हैं, ये कॉर्डिमम है। और इसके बाद सिनेमम, नस्वारी रंग दालचीनी, ये भी इस्तेमाल होता है एज स्पाइसेस। हुआ क्या डियर स्टूडेंट्स? उसके बाद हुआ क्या? मगर ये जो सब ये बिजनेस यहाँ हो रहा है हिंदुस्तान से यूरोप तक, इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले ईस्ट इंडियन कंपनी वालों को इसके लिए कोई सेटलमेंट प्रोग्राम तैयार करना है। सेटलमेंट प्रोग्राम के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1692 में 1653 में इन्होंने क्या किया? इन्होंने दरियावी हुगली पर, एक दरिया हुगली के किनारे पर इन्होंने एक फैक्ट्री तामीर की थी। उस फैक्ट्री में इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसमें बहुत सारे रूम्स बनाए हैं। एक रूम बनाया जिसको वो इसके लिए इस्तेमाल करते थे वेयर हाउस के लिए। एक और रूम बनाया
जिसमें ये ऑफिशियल्स बैठते थे और अपना ट्रेड एक्सपेंड करने की कोशिश करते थे। वेयर हाउस, डियर स्टूडेंट्स, वेयर हाउस इसको कहते हैं, वेयर हाउस को इसको भी कहते हैं गोदाम, जिसमें कोई भी प्रोडक्ट स्टोर किया जाए उसको हम वेयर हाउस कहते हैं, गोदाम। और एक ऑफिस बनाया है जिसमें ये ऑफिशियल्स बैठते थे और अपना ट्रेड एक्सपेंड करने की कोशिश करते थे। उसके बाद क्या हुआ?